before we start? Yeah, I'll just do that part. Okay. Dear students, welcome to the second episode of our 3-session seminar workshop. This workshop basically is aimed at bringing to you how to crack your NDA or CDS probably. So NDA, I would say, because you guys are still in 11th and 12th, so NDA is what we will aim at. But this sessions are just to bring to you that how one can aim at and prepare for these. Preparation for these takes a longer duration. So what we are going to do is, after these 3 sessions, we would have a test conducted and pick a few of the students whom then we will train for 3 months so that they can appear in their NDA exams and then get the benefit. So for those students who would like to join us for that coaching, so there would be a test which would be done after we go through all the 3 sessions. So we would start the session today. I would request Brigadier Vijay Sagar to kindly start. Okay, thank you, Vikas. Okay, boys, how are you? And I'm very happy to be with you. अभी मैं आपको थोड़ी सी कुछ एनडीए के बारे में, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में बातें बताऊंगा. बेसिकली उसके पहले मैं आपसे अगेन, जो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे यही सवाल पूछा था, व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस को आप क्या मानते हो? कोई आदमी है जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता? तो ऐसा कोई आदमी आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि भैया मुझे सक्सेसफुल नहीं होना है. और हर एक आदमी की सक्सेस अपने हिसाब से डिफरेंटली मेजर्ड होती है. कोई बोलेगा कि मेरे को अगर सक्सेसफुल होना है तो मुझे जस्ट अ मिनट ओके करना पड़ेगा. ओके, तो सक्सेस का मायना है कि मेरे को आज मैं एक सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर बन जाऊं. दूसरा बोलेगा नहीं, मैं पॉलिटिक्स में हूं, मुझे तो प्राइम मिनिस्टर बनना है. उसकी सक्सेस का मेजरमेंट वो है. किसी का सक्सेस का मेजरमेंट है कि कई दिनों से खाना नहीं मिला, आज अगर मुझे खाना मिल जाता है तो दैट इज द सक्सेस फॉर मी. सो सिमिलरली सक्सेस आल्सो वेरीज. और उसके लिए आप लोगों के लिए शायद हो सकता है सक्सेस इज जॉइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस. और अगर जॉइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस आपका मेजर है तो सक्सेस यू माइट वेल से कि एसएसबी में हम कैसे थ्रू हो जाएं, और एसएसबी के बारे में क्या भ्रांतियां हैं मार्केट के अंदर, उनको कैसे दूर करना है. तो उनके बारे में आपको बात थोड़ी देर में बताता हूं. पर 5 मिनट मैं लगाना चाहूंगा यहाँ पे आपको ये बताने के लिए कि किसी भी आदमी को जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए और वो अचीव करने के लिए जो वो करना चाहता है, उसके लिए 1-2 चीजें बहुत जरूरी हैं. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो चाहिए हमको वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स. आपके पास बहुत जबरदस्त खजाना है दौलत का, नॉलेज का, व्यवहारों का, मगर ये दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आपके पास है? कुछ भी है, वो आपने उसको दिखाना है. अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप शायद गाड़ी खरीदोगे, बड़ा मकान खरीदोगे, बढ़िया कपड़े पहनोगे, बढ़िया जगह पे जाओगे. अगर आपके पास नॉलेज है तो शायद आपको किताबें लिखने की जरूरत है, लेक्चर लेने की जरूरत है. तो दोनों केसेस में आपको हर जगह पे कम्युनिकेशन आएगा. अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इफेक्टिवली और लोगों को बता सकते हैं कि देखो मेरे पास ये है, तो वही तभी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, तभी आप अपने आप को सक्सेसफुल मानोगे. क्योंकि जो चीज आपने अचीव करनी है वो आपको सोसाइटी ने देनी है, वो आपके अंदर नहीं है. अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मेरे पास इलेक्शन लड़ने के लिए लोग मुझे सपोर्ट करने चाहिए, बाकी एमपीज मुझे सपोर्ट करने चाहिए. अगर मुझे एक राइटर बनना है, एक नॉलेजेबल साइंटिस्ट बनना है, देयर शुड बी सम लेबोरेटरी सपोर्टिंग मी, और कोई संस्था मुझे सपोर्ट करे. तो वो लोग तभी करेंगे अगर आप अच्छी तरह से अपने आप को कम्युनिकेट कर पाओगे. सिमिलरली अगर आपने एसएसबी के लिए भी जाना है तो वहां पे भी जो आपकी सारी चीजें हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, वो आपने कम्युनिकेट करनी है. चाहे वो लिखनी है या आपने बोलनी है या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है या किसी भी तरीके से है, वो कम्युनिकेशन इज अ मस्ट. अगर आपका वो कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, अगर आपको अपने दिमाग में जो आइडियाज हैं, जो आपके दिमाग में अंदर इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस चल रही हैं, अगर आपने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में आप जानते हैं तो आपको पता होगा ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, ये एज ए रिजल्ट है जो आपके बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. तो वो आप जब बाहर निकालेंगे तभी दुनिया को पता चलेगा कि आप क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं या आप क्या अचीव करना चाहते हैं.
और उसी हिसाब से दुनिया आपके साथ कोऑपरेट करेगी या आपसे नहीं कोऑपरेट करेगी, डिपेंडिंग ऑन आपने कैसे कम्युनिकेट किया है या आपने बिल्कुल ही नहीं किया है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है कम्युनिकेशन, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो नॉन वर्बल हो। तो ये चीजें आपको बड़ी जरूरी हैं। ये आपको किसी और दिन जब किसी वर्कशॉप में इस सब्जेक्ट को मैं कवर करूंगा। सेकंड चीज इज, आप सब सोचते हैं यार मैंने तो ट्राई करी थी बट मैं फेल हो गया, यार मेरे से नहीं हुआ, मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए गया था पर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे पहले स्क्रीनिंग में ही आउट हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो उसका मतलब ये है कि आप जब वहां पर गए तो वहां पे जो एक रिक्वायरमेंट थी किसी भी फील्ड में, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का मैंने एग्जांपल लिया है, वो आपने पूरी नहीं की। दैट मीन्स वो चीज आपके अंदर थी नहीं, दैट इज वाई आपको शायद रिजेक्ट कर दिया, मीन्स आपका फेलियर आ गया। अब इस फेलियर के बाद आपकी क्या रिएक्शन हो सकती है? एक तो बोलेगा यार नहीं मैं तो फेल हो गया हूं, अब आई विल नॉट, मैं इसको नहीं करूंगा, छोड़ दो इसको। दूसरा बोलेगा यार मैं फेल हुआ हूं तो पहले पता तो करूं क्या कारण था, क्या ऐसी तैयारी थी जो मैंने नहीं करी या मुझे नहीं पता था, ऐसी कौन सी चीज उन्होंने वहां पूछ ली जो मुझे नहीं आती थी। तो इन चीजों की आप एक लिस्ट बनाओगे और उस लिस्ट को लेकर के आप उसको एनालाइज करोगे, आप उसको डाइसेक्ट करोगे, आप किसी दूसरे के साथ, किसी एक्सपर्ट के साथ उसकी डिस्कशन करोगे, सलाह मशवरा करोगे, आप उनसे मिलकर के उस चीज को छोटे छोटे भागों में बांटोगे उस प्रॉब्लम को, और छोटे छोटे उसको आपने कैसे ठीक करना है उसके लिए आप एक प्लान बनाओगे, स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स बनाओगे, फिर आप उनके ऊपर चलते चले जाओगे। और इस तरह से जब आप दूसरी बारी वहां जाओगे तो यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। पर अभी क्या फर्क है, अगर आप पहली बारी में सक्सेसफुल हो गए होते या आप दूसरी बारी में हो, दोनों में क्या फर्क है? पहली बारी में अगर सक्सेसफुल हो गए होते तो आपने वो जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं होता ये है क्या। आप सीधे लेट से हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाते हैं, आप एकेडमी में चले जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, आपको सारी उम्र नहीं पता रहता कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में वो क्या था, क्या चीजें चाहिए थी, वो आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि जो कुछ आपको आता था वो अनकॉन्शियसली आपने वहां पे बोल दिया या लिख दिया या उन्होंने आपको देख लिया। पर अभी आप वहां से रिजेक्ट होके आए हो तो आपने इसको एनालाइज किया है जो आपने पहले नहीं किया था, और अभी आपको 50 और चीजें पता चलेंगी। वो हो सकता है वो 50 चीजें जो एक्स्ट्रा आपको पता चली हैं वो आपको शायद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू क्लियर करवा के आर्म फोर्सेस में डाल दे, और उसके बाद जब आप ऑफिसर बन जाओ तो वो चीजें आपके आज काम आ जाए जो शायद उस दिन जरूरत नहीं थी उनकी, पर आपने जब रिसर्च करी, जिस जैसे आपने उसको सीखा तो आपने ये एक्स्ट्रा सीख लिया, तो यू विल बी ऑन ए हायर पेडेस्टल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहली बार एसएसबी पास करते हो, ये मैं एसएसबी एग्जांपल दे रहा हूं, किसी भी चीज को करते हो तो वो आपका लेवल कम होएगा, और अगर आप दूसरी बार करते हो तो अभी यू आर ऑन ए मच हायर लेवल। दैट मींस एवरी फेलियर, हर वो निराशा आपको जिंदगी में हायर प्लेटफॉर्म पे डालती है। एक मैं बच्चे का एग्जांपल देता हूं, एक बच्चा मेरे पास है, मैंने उसको उस दिन मैं बोला मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का भी यूज करता हूं बच्चों के साथ, साइकोमेट्रिस्ट का भी करता हूं, तो मैंने उसको पूछा कि आप मुझे अपनी कहानी बताइए। आप मुझे बोल रही सर मेरे से तो एसएसबी होएगी नहीं, मैं क्या करूं। मैंने कहा बेटा आपके पापा क्या करते हैं? तो बोला पापा ड्राइवर है। तो और कितने बच्चे हैं घर में? 5 भाई बहन हैं। खाना सर बड़ी मुश्किल से हमारा चलता है, क्योंकि हम किसी एक पीएसयू में, मेरे पापा ड्राइवर हैं तो हमें रहने को घर मिल गया। स्कूल अच्छे थे जहाँ पे बड़े ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते थे, हमें भी वहां एडमिशन मिल गई। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या हुई? कहती है मैंने 10th में और 12th में मैंने 100% मार्क्स लिए, तो इसलिए 100% मार्क्स साइंस और मैथमेटिक्स में, तो मुझे लगा कि मुझे आईआईटी में जाना चाहिए। आईआईटी में एक बार अपेयर किया, 2 बार किया, नहीं हुई। और जितने साथ के रिश्तेदार थे, जितने थे, वो कहने लगे कि देखो तुम तो बेकार में समय बर्बाद कर रही हो, अपनी ये नौकरी वोकरी आईआईटी को छोड़ो, कोई नौकरी करो और माँ बाप की इनकम में इजाफा करो। तो कहती वह डर गई, अब आईआईटी में तो पास हो नहीं रहे, तो स्कॉलरशिप मिलती थी क्योंकि इतनी काबिलियत थी साथ में, स्कॉलरशिप लेकर के उसने किसी दूसरे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर दी। जब उससे निकली फिर वो वहां टॉपर थी, फिर उसको गेट के लिए स्कॉलरशिप मिली, बट जैसे वो गेट के लिए अप्लाई करा तो गेट के लिए पास ही नहीं हुई। फिर उसकी जो कोचिंग करने के लिए फिर पैसे चाहिए थे, वो फिर कहीं गई। कहती फाइनली जब मैं कोचिंग करने गई तो वहां मैं बीमार हो गई, तो गेट मेरा फिर रह गया।
पर जब मैं गेट के लिए तैयारी कर रही थी, कोई मुझे वहां मिला, उन्होंने बोला आप आर्म फोर्सेस के लिए तैयारी क्यों नहीं कर रहे? तो आज मैं नेवी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने उसको बोला, बेटा जो आपने मुझे कहानी सुनाई है इसका एनालिसिस ये है कि पहली बार आप फेल हुए तो आपको आपके पापा ने एक कोटे के ऊपर उस अच्छे स्कूल में डाला जो कि किसी पीएसयू का गवर्नमेंट स्कूल था। वहां पे आपको 100% मार्क्स मिले तो आपने आगे की सोची, आपने आईआईटी की सोची। आईआईटी में एडमिशन नहीं मिली तो आपने आगे की सोची, गेट में जाना है। गेट में पास नहीं हुए तो आज आपने सोचा आपको नेवी में जाना है, तो आप आज उसकी ट्राई कर रहे हो। अब ये सोचो कि अगर आपके स्कूल में एडमिशन नहीं मिली होती और आपको उस पर्टिकुलर स्कूल में नहीं जाना पड़ता तो आप तो वहीं रह जाते ना अपने कंफर्ट जोन में। आप भी शायद 10वीं 12वीं के बाद करने के बाद किसी छोटे मोटे कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब ढूंढ लेते और काम खत्म हो जाता। आप फेल हुए तो आप बढ़िया उससे बढ़िया स्कूल में एज अ स्पेशल केस गए कि भाई एक एम्प्लॉय का बच्चा है, आपने उसके बाद वहां आपने जो भी बड़ी बढ़िया कुव्वत हासिल की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यू अगेन फेल्ड इन आईआईटी, सो यू वेंट टू अ हायर प्लेस, अगेन you couldn't make it for gate, so you went to navy. So now you are preparing for navy, so what is holding you back? You will make it definitely and I'm there to help you. So इस तरीके से जो भी आपके लाइफ में फेलियर आता है उससे आप ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। अभी आप मुझे बोलोगे सर ये तो बाकी कहने की बातें हैं, तो आपको मैं यहाँ छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एवर, though he was finally assassinated. और उनकी जर्नी क्या थी? स्कूल में फेलियर, फाइनेंशियल फेलियर, हेल्थ फेलियर, न्यूरोलॉजिकल फेलियर, इलेक्शन फेलियर, बट उसने छोड़ा नहीं। हर फेलियर के बाद उनका जो रिजॉल्व था फॉर अ हायर गोल बनता ही चला गया। फाइनली ही बिकेम अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका जो कंट्री है उसके जो प्रेसिडेंट से सिविल वॉर आज से 350 साल पहले हुई थी और कई प्रेसिडेंट आए, कहीं चले गए। कितनों को आप याद रखते हैं? अब्राहम लिंकन को आप याद रखते हैं। हालांकि he was assassinated, but yet you remember him because that was उस आदमी की जो अचीवमेंट लेवल था वो इतना हाई था। ये पूरा सब्जेक्ट है, फिर किसी दिन इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बट आज आपने ये समझना है कि फेलियर से घबराना नहीं है। फेलियर इज ऑलवेज योर वन स्टेप हायर। फेल, हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, वो भी एक गरीब घर में जन्म लिया था उन्होंने, जुलाई के घर में, और वो करते 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 मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। And he says fail का मतलब होता है FAIL, first attempt in learning. After you have failed, then you know one more way why that particular thing should not be done. वो आपकी learning है। Next time वैसी कोई situation आएगी तो आपको पता है कि ये चीज मैंने दोहरानी नहीं है। So that is your higher step. तो similarly for SSB, आप लोगों की अभी क्या होता है? SSB means armed forces. Armed forces means lot of glamour, lot of this thing. एडवेंचर लाइफ, यहाँ गए वहां गए, स्काई डाइविंग, रिवर राफ्टिंग, शूटिंग, then Olympic medals and mountaineering, then you're trekking, then you're skiing. I mean, you name an adventure sport, going around the world in a dinghy like those girls did it. Girls of Navy, 6 girls, they were all of course commissioned officers. They decided to go around the world. They did it. Similarly, people went around the world in a glider or microlights. So such like things, they impress you. तो आप सोचते हो कि ये जो चीजें ये लोग कर रहे हैं ये कोई बहुत ही बड़े ग्रेट बंदे हैं, बिकॉज उनका जो इमेज है आपके सामने इतना मेगा इमेज बन जाता है। एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग भाई हम तो इसके सामने छोटे हैं। आप ये रियलाइज नहीं करते कि ये वही लोग हैं जो आपके साथ के हैं। इनके दिमाग में भी भगवान ने उतने ही न्यूरॉन्स दिए थे, इनको भी उतनी ही आंखें, उतनी ही टांगे, उतनी ही हाथ, उतनी जुबानें, उतना दिमाग, सब कुछ सेम दिया है। तो उन्होंने सिर्फ ये था कि उन्होंने ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद जब उनको फर्स्ट फेलियर मिला, झटका मिला, तो उन्होंने इस चीज से रिजाइन होकर इसको छोड़ा नहीं। They said we will go ahead with this. So that is the only difference you and them. तो अगर आप उनको एमुलेट करोगे, हर फेलियर के बाद बाउंस बैक करोगे, तो you will carry on going higher and higher. Now give you example of, आपने यहाँ देखा होगा बॉक्सिंग में जब लड़ते हैं तो एक जो बॉक्सर है दूसरे बॉक्सर को जब पंच मार के, नॉकआउट पंच मार के उसको जमीन पे गिरा देता है, तो एकदम से रेफरी डिसीजन नहीं सुना देता कि भाई ओके सो एंड सो इज द विनर। वो 10 तक गिनता है, 1 2 3 10 तक काउंटिंग होती है। अब इस काउंटिंग के दौरान अगर वो बॉक्सर, गिरा हुआ बॉक्सर उठ जाता है तो उसको हारा हुआ नहीं माना जाता। मींस ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम हिज सेटबैक,
जब उसके मुंह पे पंच पड़ा या कहीं पे भी शरीर पे पंच पड़ा, he fell down, but he's bounced back. And that is the requirement of bouncing back. And many times it happens कि वो दूसरी बार फिर उसको नीचे गिरा दिया, फिर उठा, तीसरी बार फिर नीचे गिरा दिया, फिर उठा। अभी आपको यहाँ ये याद रखना चाहिए, जिस आदमी ने 3 बार आपको पंच मार के नीचे गिराया है, अभी वो भी थक गया है। जबकि आप हर बार नीचे जाने के पर आपकी भी थकान है, और आपकी थकान रिकूपरेट हो रही है, यानी कि वो 5, 6, 7, 8 का काउंट या 6, 7, 8 सेकंड्स का काउंट वो आपको रिकूपरेट कर रहा है, वो आपकी एनर्जी लेवल्स को हायर कर रहा है। अभी जब उठ रहे हो, यू आर कमिंग विद अ हायर एनर्जी, वेयर जो बंदा आपको बार बार गिरा रहा है, ही इज स्टिल ऑन अ लोअर एनर्जी, ही इज लूजिंग, वो बार बार अपनी जो स्टैमिना है उसको लूज कर रहा है, वो डाउन स्लाइड पे है। आप बार बार जब उठ रहे हो, आप अप स्लाइड पे हो। अभी आपके पास टाइम है, आपने उसको एक पंच मारना है, एंड ही विल बी डाउन एंड ही विल नॉट गेट अप। सो एज लॉन्ग एज यू गेट अप, you are not called loser, and at the same time you have taken rest। 5-6 सेकंड बॉक्सिंग रिंग में जब एक राउंड होता है 3 मिनट का, उसमें जो 5-7 सेकंड का जब रेस्ट जमीन पर लेट के आपने ले लिया, वो बहुत बड़ा रेक्यूपरेटिंग फैक्टर होता है। इसी तरह से लाइफ में कहीं पे भी जाओ, किसी भी जगह जाओ, दिस रेक्यूपरेटिंग फैक्टर इज द बिग फैक्टर, और ये फैक्टर आपने अंडरस्टैंड करना है इफ यू रियली वांट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस एंड यू वांट टू क्लियर एसएसबी। अब मैं आपको अगले कुछ मिनटों में एसएसबी के बारे में बताऊंगा। अब एसएसबी में क्या होता है कि आपको बोला गया कि अच्छा आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है, आप पूछेंगे कैसे करनी है, आपको बोला जाएगा कि पहले रिटन टेस्ट है, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू है, फिर तुम्हारा मेडिकल होगा, फिर तुम्हारा मेरिट बनेगा, फिर आप एनडीए में या ओटीए में या आईएमए में या एयरफोर्स और नेवल एकेडमी में आप जाओगे। तो आप बोलोगे भाई अच्छा ठीक है, ओके आईएएस ज्वाइन करनी है, बोले पहले रिटन होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका मेरिट बनेगा। बोले यार ये भी तो सेम ही है, इसमें सिर्फ मेडिकल एक्स्ट्रा है। फिर आपको बोला जाएगा कि ओके कॉर्पोरेट में ज्वाइन करना है, वो बोला भाई पहले आपका रिटन एग्जाम किया, फिर इंटरव्यू किया, फिर आपको सिलेक्ट कर लिया। तो आप बोलोगे भाई ये इंटरव्यू सब जगह आ रहा है, तो क्या होता है तैयारी करने का तरीका? तो आप भी जैसे पूछोगे, 50 बंदों से पूछोगे, वो बोलेंगे इंटरव्यू में जा रहे हो तो तुमको करंट अफेयर्स के सवाल पूछेंगे, मोटी मोटी किताबें पढ़ो, उसके जवाब को रट्टे मारो, वो जब सवाल पूछेगा तो बोलना सर ये। तो वो फिक्स्ड क्वेश्चंस आपको सिखा दिए हैं। और आप जब एसएसबी के लिए जाते हो, आप बोलते हो भाई क्या होगा एसएसबी में? एसएसबी में 16 टाइम पे एग्जाम होगा आपका, यानी यू विल बी एग्जामिनेड 16 टाइम्स। अब आपकी टेंडेंसी क्या है कि वो 16 का आप लिस्ट बना लोगे कि सर पहला ओआईआर, दूसरा पीपीटीटी, तीसरा टीएटी, चौथा एसआरटी, पांचवा डब्ल्यूएटी, ऐसे करके 16 की आप लिस्ट बना लोगे। फिर आप बोलोगे इस 16 में जो है क्या क्या जवाब देने हैं। अब आप जवाब ढूंढने के चक्कर में लगे और जवाब आपको वो कभी नहीं मिलेंगे। फिर जब आप वहां जाओगे तो आप बोलोगे भाई ये सिलेक्शन सेंटर नहीं, ये तो रिजेक्शन सेंटर है। ये मैंने कई बार सुना ये वर्ड, ये तो रिजेक्शन सेंटर है। अब इसका क्या मतलब है? अच्छा उसके बाद आप उसकी तैयारी भी करोगे। बाजार में हजारों अकेडमीज हैं जो आपसे 20,000 से लेके 50,000 रुपए का फीस लेती हैं 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए, और आप भी दे के आते हो, वहां पे करके आते हो, पर फिर वहां जाते हो तो पास नहीं होते हो और वहां कहते हो ये तो रिजेक्शन सेंटर है। अब मैं आपको डीजी जो रिक्रूटिंग है आर्मी का, उनके फिगर्स देता हूँ। वो कहता है कि अगर 100 कैंडिडेट्स एसएसबी साल में करते हैं, एक साल में, तो उसमें से कहता हमें पता चल जाता है कि 80 कैंडिडेट्स जो हैं वो कोचिंग लेके आए हैं इन एकेडमियों से जो मार्केट में मिलती हैं, ठीक है। मगर सक्सेस रेट एसएसबी का क्या है? 3.64%। इसका मतलब अगर 100 कैंडिडेट्स वहां गए तो 3.64% इसका सक्सेस रेट था। साथ में आपको यह भी बताया जाता है कि हिंदुस्तान की फौज में 10,000 अफसरों की शॉर्टेज है। अभी आप पूछोगे कि सर अगर शॉर्टेज है तो फिर ये फेल क्यों करते हैं? अगर ये नॉर्मल इंटरव्यू होता तो कट ऑफ मान लो किसी की 90% थी, 80% कर दो, पूरा कर लो। अगर एनडीए में 350 की वैकेंसी है और कभी भी 325-30 से ज्यादा कैडेट्स नहीं जाते हैं, तो ये बाकी का ये शॉर्टफॉल है। तो आप क्या इतने मैनेजमेंट में इतने पुअर हो कि आप शॉर्टफॉल को लेते ही नहीं हो? आपको पता ही नहीं है कि कैसे शॉर्टफॉल करना है? पूरी दुनिया बी लाइन लगा के आई हुई है। एनडीए के एग्जाम के लिए 5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स अपेयर करते हैं, बस जाने तो 350 हैं, पर 350 में भी जा पाते हैं 330, 334, 332, ये रफली फिगर्स हैं। सेम इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, सब जगह यही स्टोरी है। तो अभी ये क्या घुंडी क्या है?
कि वो जानबूझ के आपको फेल क्यों कर देते हैं? वो क्यों नहीं अपना परसेंटेज क्राइटेरिया नीचे करके अपनी वैकेंसीज फिल करते हैं? और उसके बाद आर्मी में जो इतनी 10,000 अफसरों की शॉर्टेज बताई जाती है, उनको क्यों नहीं फिल करते? कभी सोचा आपने इसके बारे में? अच्छा, उसके बाद ये जो अकेडमीज आपको कोचिंग दे रही हैं, वो सारे वही आदमी चला रहे हैं जो किसी समय उस सिलेक्शन प्रोसेस में खुद नौकरी कर चुके हैं। आर्मी ऑफिसर्स हैं, नेवी एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने एसएसबी में जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट और आईओ का काम किया है। तो फिर कहां गड़बड़ होगी? ये सवाल आप सोचिए। मैं आपको इसका छोटा सा जवाब दूंगा, परंतु आपके दिमाग में भी ये चलती रहनी चाहिए। और ये डायलॉग आप मेरे साथ रखिए जब तक आप हमारे साथ परमानेंटली जुड़ते नहीं, स्नैपवर्क्स के साथ परमानेंटली जुड़ते नहीं। आप स्नैपवर्क्स ने जो आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इसके बारे में सोचिए। आप इन चीजों के बारे में सोचिए कि ये डाइकोटमी क्यों है। आर्मी में, आर्म फोर्सेस में शॉर्टेज, एकेडमी में शॉर्टेज, आदमी खड़े हैं, कोचिंग लेके आए हैं, फिर भी जो एसएसबी का सक्सेस रेट है वो ऑन एन एवरेज 3.64% पर एनम है। व्हाट इज द रीजन? इस रीजन के बारे में मैं आपको छोटी सी आज इंसाइट दूंगा, जो अगर आप हमारे साथ स्नैपवर्क के साथ जुड़ते हो बाद में, तो इसको आपको डिटेल में आपको समझाएंगे। क्या होता है कि जैसे ही आपको बोला गया एसएसबी इंटरव्यू, पहली प्रॉब्लम ये है कि आप इसकी तैयारी तब शुरू करते हैं जब आपका रिटन का एग्जाम का रिजल्ट आता है कि आपने रिटन क्लियर कर लिया। आप कहते हैं कि नाउ व्हाट, नाउ इज एसएसबी। तो एसएसबी की क्या तैयारी? वो सबसे गलत बात है। कैसे? आई टेल यू। नेक्स्ट थिंग, जब आप एसएसबी की तैयारी करनी शुरू करते हैं, आपको 1000 लोग 1000 एडवाइस देंगे। There'll be 100 of people जो पास होके नहीं आए एसएसबी से, वो भी आपको कुछ बताएंगे, और हजारों लोग होंगे जो फेल होके आएंगे, वो भी आपको बताएंगे देखो मैं वहां गया था ना, शायद मेरे को ना ये गलती होगी, तुम मत करना। वो कुछ बोलेगा मैंने ये आंसर दिया था तुम मत देना, या मैंने ये आंसर दिया था तुम यही देना। तो आपकी जो क्वेस्ट है, आप ढूंढ रहे हैं कि सवालों का जवाब क्या है। जब 16 टेस्ट आपके होते हैं उन 5 दिनों के अंदर या 6 दिनों के अंदर, तो वो 16 टेस्ट में आपने क्या जवाब देना है। आप जवाबों के, जो आपकी रिसर्च है वो आपके रिसर्च कर रही है कि आंसर्स क्या हैं, इसका आंसर, राइट आंसर क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राइट आंसर एसएसबी में कोई नहीं होता है। एक आंसर जो दिया है वो सबके लिए राइट आंसर हो सकता है और सबके लिए रॉन्ग आंसर हो सकता है। एसएसबी में पूरा का पूरा बैच वाइप आउट हो सकता है और पूरा का पूरा बैच क्लियर हो सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि एसएसबी में जो आपकी जो चेकिंग हो रही है या आप में जो कॉम्पिटेंसी ढूंढी जा रही है, ये आईएएस के इंटरव्यू में या कॉर्पोरेट इंटरव्यू में वो नहीं है। वहां पे वो क्या चाहते हैं कि जिस जॉब में आप जा रहे हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड जॉब, उस जॉब को करने के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए। वो कॉम्पिटेंसी आपके अंदर है कि नहीं है? अगर है तो यू आर इन। दैट इज व्हाई आपने राइट आंसर दिया तो उसने आपको ले लिया, आपने रॉन्ग आंसर दिया उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। पर यहां पे जो कॉम्पिटेंसी आपको चाहिए टू बिकम अ लीडर, आई एम नॉट टॉकिंग, ऑफिसर जो है वो लीडर होता है, मैनेजर नहीं होता। यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड अ मैनेजर। मैनेजर जो होता है जो मैनेज करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, ये ऐसे भी करना है, सब प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी है, आउटपुट है। लीडर इज द वन हु मोटिवेट्स द गाय। क्योंकि आपकी जो टुकड़ी है जवानों की या जूनियर ऑफिसर्स की या जेसीओस की, आपने उसको कहां ले जाना है? आपने उसको मौत के मुंह में ले जाना है, गोली के सामने ले जाना है, बम गिर रहे होंगे उनके सामने ले जाना है। वहां पे किसी को बोलना भैया ये काम करके आ जाओ जब गोलियां चल रही हैं, तो वो मैनेजर काम नहीं कर सकता। वहां लीडर आएगा, वो पर्सनल एग्जांपल से बोलेगा फॉलो मी, हम ये कर रहे हैं, ना कि मैं ये कर रहा हूं। तो दैट इज अ शॉर्ट डिफरेंस। ये भी एक सब्जेक्ट है, वी कैन डिस्कस अबाउट इट लेटर सम अदर डे। बट आज आपको ये याद रखना है कि वो जो कॉम्पिटेंसीज चाहिए वो आपके पास पहले नहीं हो सकती, वो आपको सब सिखलाई जाएंगी आफ्टर ज्वाइनिंग द आर्मी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो कॉम्पिटेंसीज अगर आपको एकेडमी में या आर्मी ज्वाइन करने के बाद सिखलाई जाती हैं, तो आज वो आपके अंदर क्या ढूंढ रहा है? आज वो आपके अंदर उन कॉम्पिटेंसीज के लिए एप्टीट्यूड ढूंढ रहा है कि आप उसको सीखने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। इसके लिए उन्होंने 15 OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की एक लिस्ट बना रखी है जो 4 भागों में विभाजित है, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4। और इसके अंदर 15 क्वालिटीज हैं। ये 15 क्वालिटीज आपके जो 16 टेस्ट होंगे एसएसबी के अंदर, हर जगह पे ये 15 क्वालिटीज आपकी टेस्ट की जाएंगी। अगर आप सब में खरे उतरे, मींस आपके अंदर एप्टीट्यूड है उस चीज का, तो यू आर इन। अगर वो एप्टीट्यूड नहीं है, यू आर आउट। तो आप क्या करते हैं, उनके जब राइट आंसर ढूंढते हैं तो कहीं पे वो राइट आंसर आपका लग भी जाता है,
परंतु उनका एक सिस्टम है, वो आपको प्रेशर में डालेगा, चाहे वो टाइम का प्रेशर है या सिचुएशन का प्रेशर है। उस प्रेशर में आके आपको जो राइट आंसर आप रट के गए हो वो आपको भूल जाएगा। आपने 16 में से पहले 5 में 5 बारी वो राइट आंसर दे दिया, पर छठी या 7वीं बारी प्रेशर था, तो वहां पे आपको वो डेफिनेटली भूलेगा, क्योंकि टाइम नहीं देगा वो आपको, और वहां पे जब कॉन्ट्रडिक्शन आएगी यू विल बी आउट। सो ये एप्टीट्यूड जो है, ये देखना है 15 क्वालिटीज का। अब ये 15 क्वालिटीज जो हैं, ये 15 दिन के अंदर आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाई जाती। फिर आप बोलोगे सर वो बोलते हैं इतने लोग पास हो गए हमारे, वो हो सकता है वो बच्चे जो थे स्कूल कॉलेजेस में ड्रामेटिक्स में पार्ट लेते थे, स्पोर्ट्स में पार्ट लेते थे, एनसीसी में थे, डिबेट्स में थे, डेक्लेमेशन में थे, उनका कम्युनिकेशन वाज गुड, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज वर गुड, उनके अंदर वो 15 क्वालिटीज थी जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करी, चाहे वो आईओ के सामने करी, जीटीओ के सामने करी, या फिर अपने क्या नाम इसका साइकोलॉजिस्ट के सामने करी, तो इसलिए वो पास हो गए। इसमें वो जो एकेडमीज हैं उनका कोई रोल नहीं था, उन्होंने सिर्फ इतना बताया ये 16 बार जो आपकी टेस्टिंग होएगी, वो हर 16 में टेस्टिंग में क्या होता है और उसमें क्या जवाब देना है वो नहीं आपको बता पाए, और अगर उन्होंने बताया तो उन्होंने आपका नुकसान किया है। तो इसीलिए ये डिबेट चलती है काफी बार, आर्मी में भी चलती है, रिक्रूटिंग डायरेक्टर में भी चलती है, कि वेदर अ पर्सन शुड बी कोच्ड बिफोर एसएसबी और ही शुड नॉट बी कोच्ड। और ऐसे ही एक DIPR एक हमारी बहुत बड़ी संस्था है जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए काम करती है, उसका काम ही यही रिसर्च करना कि जो चीजें हम ढूंढ रहे हैं, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या न्यूरो साइंसेज की प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हम ढूंढ रहे हैं, बच्चे के अंदर क्वालिटीज ढूंढ रहे हैं, वो किस तरीके से लानी चाहिए ताकि 100% प्रूफ मिले, फुल प्रूफ हो। ऐसा होता नहीं है, तो गलतियां वो भी करते हैं, मैं नहीं बोलता कि नहीं करते, बट द पॉइंट इज कि ये जो 15 दिन की आपकी कोचिंग है, उससे आप SSB क्लियर करने का चांसेस आपके सिर्फ 3.64% है। ये चीज आपको रियलाइज करनी है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि व्हाई शुड यू कम टू स्नैपवर्क्स एंड विद मी। यू शुड कम टू स्नैपवर्क्स विद मी बिकॉज आई हैव रिसर्च दिस। मैंने इसको 12 साल, आई वाज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC इन 9 स्टेट्स। वहां C सर्टिफिकेट के बच्चों को हमने आर्मी में भेजना होता था जिनका रिटन एग्जाम माफ है, तो SSB वाज द ओनली थिंग व्हिच ही कुड हैव टॉट देम। तो वो SSB सिखाने के लिए मेरा 12 इयर्स में मैंने बहुत सारे SSB के प्रेसिडेंट्स, साइकोलॉजिस्ट, GTO, इनके साथ बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशंस करी हैं। मैं SSB में खुद गया हूं, मैं क्या बोला तुम क्या कर रहे हो, DIPR ने आपको क्या सिखाया, तो फिर ये मुझे बताओ ये गलती क्यों हो रही है। तो उसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास एक छोटा सा सोल्यूशन हाथ में आया है, क्योंकि मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP प्रैक्टिशनर भी हूं, तो मैं NLP की टेक्निक्स यूज करूंगा आपके ऊपर, रादर देन डूइंग ओनली ए क्लासरूम, क्लासिकल क्लासरूम टीचिंग। प्लस मेरे पास साइकोमेट्रिक्स टूल्स हैं जो मैं आपके ऊपर यूज करूंगा। अगर आपने TAT में स्टोरी लिखनी है या आपने PPTT में जाना, ग्रुप डिस्कशन में बैठना है, तो मैं आपको स्टोरी का ये नहीं बताऊंगा कि ये फोटो आएगी तो ये स्टोरी लिख दो, ये फोटो आएगी तो ये स्टोरी लिख दो। मैं आपसे रीजन आउट करूंगा आपके दिमाग से, आपके दिमाग से निकलेंगी वो बातें उस रीजनिंग आउट में कि यार ये अगर स्टोरी है और ये 15 क्वालिटीज वो स्टोरी के अंदर ढूंढ रहा है मेरे में, तो वो मैं कैसे डालूं, वो मैं कैसे डालूं, वो डाल मैं तभी सकता हूं अगर मुझे उसका मैकेनिक्स समझ में आए कि साइकोलॉजिस्ट क्या ढूंढ रहा है। अगर मुझे यही समझ में आएगा कि साइकोलॉजिस्ट क्या ढूंढ रहा है, तो मैं उसको उन 15 क्वालिटीज को उसी हिसाब से डालूंगा जो आपकी राइट स्टोरी बन जाएगी। सिमिलरली आप आईओ के सामने बैठे हो, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हर एक आईओ की ये ट्रेनिंग है और ड्यूटी है कि जब आप जाओगे इंटरव्यू में, सबका हार्ट बीट बढ़ती है, सब नर्वस होते हैं, ठीक है, और आईओ की पहली ड्यूटी है कि वो आपको कंफर्टेबल करे। हर एक SSB में हर एक आईओ आपको पहले बड़ी जोर लगा के डेलिबरेटली आपको कंफर्टेबल करेगा, आपका ब्लड प्रेशर नीचे करेगा, आपकी सांस नीचे करेगा, फिर आपसे बात करेगा, फिर वो 15 क्वालिटीज आप में ढूंढेगा। अब वो उसमें क्या ढूंढ रहा है, कैसे ढूंढ रहा है, वो मैं आपके साथ रीजन आउट करूंगा। आपको सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये सवाल अगर उसने पूछा है इसके पीछे वो क्या मैकेनिक्स है। जब वो मैकेनिक्स आपको पता चल जाएगा तो आप कुछ भी मुंह से बोलोगे, वो हो सकता है एक सवाल के हजारों जवाब हों, मगर अगर वो हजारों जवाब उस मैकेनिक्स के हिसाब से आ रहे हैं तो दैट विल बी अ राइट आंसर। सिमिलरली GTO ने आपको टास्क दिया है, वहां ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, वहां क्या कर रहा है, आप लेक्चरेट है, वहां क्या ढूंढ रहा है।
वहां पे वो ये नहीं ढूंढ रहा कि मुझे इस डिस्कशन में मैंने एक टॉपिक दिया है, मान लो कोविड का, तो मेरे को बंदा चाहिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा लेके आया हो, फिगर्स लेके आया हो, और उसको बोले मैं समझू हाँ बहुत इंटेलिजेंट आदमी। यस, अगर कुछ फैक्ट फिक्स पता है आपको, वो आपके फायदे में आएंगी, परंतु वो जरूरी नहीं है। वो देख रहा है कि आप ग्रुप में बैठ के लोगों से बात कैसे करते हो, आप उनके साथ कंपैटिबल हो कि नहीं हो, आप अपने सेल्फिश तो नहीं हो, आप वहां पे जब जाते हो तो आप दूसरे को उसकी टांगे तो नहीं काटते हो, या आप दूसरे की इंकरेजमेंट करते हो कि नहीं करते हो। फिर आप एक ग्रुप में कोशिश नहीं करते हो कि आप एक कंसेंसस पे आए, आप कंसेंसस लाने की कोशिश करते हो या अपना ही पॉइंट चलाते हो। तो ये चीजें जो है ये सब आपके अंदर साइकोमेट्रिक से या एनएलपी टेक्निक से मैं आपको डालूंगा, एंड दैट इज हाउ आई डू। एंड अभी मेरे पास 4165 बच्चे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और मैंने 4 या 5वां इस वक्त क्रैश कोर्स चल रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ क्रैश कोर्स मैं नहीं करूंगा, पर बच्चों की एसएसबी की कॉल आनी शुरू हो गई है, सो आई हैव नो चॉइस बट टू टेल देम। अदरवाइज मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months, 4 months, 5 months मुझे आपका साथ चाहिए, which should start along with your preparation for your written exam। आप रिटन एग्जाम के लिए भी 2-3 महीने तक करते हो तैयारी, 3-3 महीने की ट्यूशन लेने जाते हो, उसी तरह से एसएसबी की ट्यूशन भी आपको स्नैपवर्क से मिल करके 6 महीने या 3 महीने के लेवल पे प्लान करनी है। अगर आप करोगे तो एनएलपी से, साइकोमेट्रिक से, वो सारी की सारी 16 एग्जाम जो 6 दिन में होने हैं, वो आपको एक एक टोकमे तरीके से, इंडिविजुअल तरीके से, individually I'll attend to everybody whenever required and using those techniques, and I'm sure your thing will go very high. So this is what I was wanting to tell you कि जो failures हो रहे हैं मार्केट में, अभी तक मेरे से बच्चे सिर्फ 2 एसएसबी में गए हैं और मेरे 8 बच्चे ऑलरेडी क्लियर्ड है। ये जो लड़की की कहानी मैंने सुनाई, जो ड्राइवर की बच्ची थी, जिसको उसके घर वाले रिश्तेदार सारे बोलते थे तू क्यों समय बर्बाद कर रही है, तुम्हारे बाप के पास खाने को रोटी नहीं है, तू क्यों उनके पैसे बर्बाद कर रही है, यहाँ जाना वहां जाना। वो अभी वो मेडिकल गई है, शी इज ऑलरेडी क्लियर्ड एसएसबी, शी इज गॉन फॉर द मेडिकल। आई एम श्योर वो मेडिकल में भी थ्रू हो जाएगी और मेरिट में तो 100% आएगी, एंड शी विल बी अ नेवल ऑफिसर टुमारो, एंड दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट एज फार आई एम कंसर्न। तो अगर आप अच्छा करते हो तो ये मेरी अचीवमेंट होगी। और आपके अच्छे का मैं ये बार बार रिएटरेट कर रहा हूं कि ये आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप मॉडर्न स्कूल का ही पढ़े हो, आप दिल्ली वाले हो। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो, वैसे केजरीवाल ने आज मेरे ख्याल में स्कूलों की कंडीशन अच्छी कर दी है, अगर आप सरकारी स्कूल में भी पढ़े हो तो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जो चीजें जो वो क्या ढूंढ रहा है, ही इज नॉट लुकिंग फॉर द क्वालिटीज, वो सिर्फ एप्टीट्यूड ढूंढ रहा है कि आप रीजन आउट कर सकते हो, आप प्लान कर सकते हो। जो फैक्टर 1 to 5, 1 to 4 है, 15 क्वालिटीज, वो है जैसे इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी। अगर आप सुबह आपने स्कूल जाना है तो आप सुबह उठ के डिसाइड करते हो ना 9 बजे स्कूल है तो 6 बजे उठना है, उसके बाद मुझे बाथरूम जाके तैयार होना है, मेरी यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस होनी चाहिए, फिर मुझे बैग पे प्लान करना है, फिर मुझे डिसाइड करना है कि स्कूल जाने के लिए पैदल जाना है कि साइकिल पे जाना है कि स्कूटर पे जाना है, गाड़ी में जाना है, स्कूल बस में जाना है। तो ये सब रीजनिंग आउट यही तो एसएसबी वाला पूछ रहा है, और फिर उसको आप करते हो। और वो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी यही तो एसएसबी वाला पूछ रहा है, और आप गुंडी में घुस जाते हो कि वो पता नहीं मेरे से पूछेगा कि भाई बताओ चाइना के ऊपर अटैक कैसे करना है, मेरा रफेल कैसे उसको बॉम्ब मारेगा, तो वो आपको क्वेश्चन पता नहीं होता, तो आप उसके आंसर ढूंढने में लग जाते हो। जबकि आपको ये समझ में नहीं आ रही कि वो जो आपसे पूछेगा वो आपसे यही पूछ रहा है कि अगर मॉर्निंग में सुबह उठ के आपने 9 बजे स्कूल जाना है, अगर उसकी आप रीजनिंग और प्लानिंग कर सकते हो, उसी तरह से आपको वो कोई ऐसी सिचुएशन देगा, बोलेगा कि आपने पिकनिक पे जाना है 4 बच्चों के साथ, बताइए क्या करेंगे, तो आपने वही करना जो आप कई बार पिकनिक पे गए होंगे, पिक्चर देखने गए होंगे। यानी कि वो चीजें जो पूछ रहा है वो आप कर चुके हैं, पर वहां पे आपने एक बैरियर बना लिया है, एक फियर का, कि भाई हम नहीं कर सकते क्योंकि हम तो सरकारी स्कूल वाले हैं, या मेरे पापा तो फ्रूट सेलर हैं, और ये लोग तो मर्सिडीज में घूमते हैं, यही साला इन्हीं की एजुकेशन अच्छी होगी, हमारी तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप दूर दराज के इलाके में रहते हैं, दिल्ली में भी नहीं है, तो भी तो वहां सुबह उठ के, अगर आपने पढ़ाई नहीं भी करी है तो खेतों में भी काम करने जाते हो तो उठते हो ना, भाई मेरे को अपना हल लेके जाना है, आज वहां पे गुड़ाई करनी है, आज वहां फर्टिलाइजर देने हैं, आज वहां पे पानी देना है, आज कटाई करनी है, आज मार्केट में लेके जाना है। तो यही तो प्लानिंग और यही ऑर्गेनाइजिंग वो आपसे पूछ रहा है, और वो आप रोज करते हैं। और जब वो आपसे पूछता है तो आप सोचते हैं पता नहीं वो हमसे पूछ रहा है कि नासा का रॉकेट कैसे पहुंचेगा चंद्रमा के ऊपर, और आप उसमें बैठे हुए नहीं होंगे। तो इस किस्म की जो भ्रांतियां आप में फैली हैं, जो लोगों ने फैलाई हैं, क्योंकि जो खुद अनसक्सेसफुल होके आया ना,
तो वो आपसे जलता है, वो नहीं चाहता कि आप जाओ, तो वो आपको 50 चीजें बताएगा, और तू तो बेवकूफ है, तेरे को तो आता ही कुछ नहीं, तेरे तो नंबर ही 50% है, तू कहाँ जाएगा, तेरी तो हेल्थ ही नहीं है। बोलते यार हेल्थ अगर बनानी है, आपकी आपके मसल बनाने हैं, आपकी बॉडी बनानी है, आप एनडीए में जाओगे ना, जब निकलोगे तो आप 15-15 किलोमीटर दौड़ रहे होगे, अपने आप सारा आपकी बॉडी बन जाएगी। वो सिर्फ आज ये देख रहा है कि अगर मैं आपको जंप मारने के लिए बोलूं एक ऑब्स्टेकल से, आप मार देते हो कि नहीं मारते हो? आप डर जाते हो कि चोट लग जाएगी। यार मैं आपको बताता हूँ, अगर एसएसबी में चोट लग जाए ना, तो जो वहां पे जो असेसर खड़ा जीटीओ, उसकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए उसने वहां पे खोद रखा होगा, मिट्टी रखी होगी, और ताकि बच्चे को चोट ना लगे। उसके बाद वहां डॉक्टर खड़ा होगा, एम्बुलेंस खड़ी होगी, और आपको वो सब चीजें नजर नहीं आती हैं। आपको लगा ये ऊपर से कूदने को बोल रहा है इस ऑब्स्टेकल में, तो मुझे चोट लग जाएगी, डर जाते हैं, यू आर आउट। मगर उस दिन आप कूद गए, तो वही आर्मी में भी होगा, वो करेज आपकी देखी जाएगी कि करेज आप में है कि नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, एक एक चीज जो 16 टेस्ट के अंदर होगी, आई विल रीजन इट आउट विद यू, एंड देन यू कैन make sure, I can assure you 99%, if you listen to me properly, if you understand, you will definitely make it. So what I will say, that you do this, try and see sort of अपने आप को Snapworks का लिंक करिए, और ये ब्रिगेडियर गाइड जो पीछे जो YouTube का लिंक है, इसके ऊपर वीडियोस देखिए। मैंने ऑलरेडी 160 वीडियोस डाल रखे हैं, वहां पे आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा कि मैं आज क्या कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात अभी समझ में नहीं भी आई है, आप मेरे वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यू व्हाट आई एम सेइंग, एंड देन यू कैन इंटरेक्ट विद मी डायरेक्टली आल्सो टिल वी फॉर्मुलेट अ प्रोग्राम। एक फॉर्मल प्रोग्राम आपके लिए हम शुरू करेंगे स्नैपवर्क्स में, एंड देन वी विल वर्क इन फॉर यू। तो अभी आई थिंक आई शुड स्टॉप, काफी टाइम हो गया। या आई थिंक आई हैव टेकन अबाउट 40 मिनट्स। वेयर इज Vikas? Should I take some questions, or we should call it off? Yes, sir. Thank you so much for such an interesting interaction. But I can take one or two questions if you allow. Yeah, that's what I'm coming to, sir. I'm just coming to that. So now I'll request the students. So if they have some questions, they can pose their questions to Brigadier Vijay. No questions. That So means you can unmute yourself and ask the question. No sir, no question. तो समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आ गया? करणवीर, करणवीर, Yes sir. And my doubt is cleared. करणवीर, आंसर। Yes sir. कुछ समझ में नहीं आया? No sir, सब आ गया समझ। Okay, thank you. Thank you sir. Okay, anybody else? So anybody has a question? So, Okay, I think no people are not asking so questions. sir, I'll just take a few minutes. I'll just like to inform the students. एक मिनट, just give me a minute, please. Please, sure. मैं ये कह रहा हूँ कि I will be, I think Snapworks में कुछ workshops planned हैं, कितनी है मुझे अभी तक पता नहीं है, but any time if I appear in front of you, आप questions घर से लिख के लाइए, because सुनिए, मैं यहाँ पे मुरारी बाबू की कथा नहीं सुनाने आया हूँ। It has to be interactive session. If you really want to get benefit out of me, you must interact with me. अगर आप सोशल मीडिया पे भी जाएंगे, जो मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप वहां भी मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड आई लव पीपल इंटरेक्टिंग विद मी, एंड यहाँ डरना नहीं है कि सर गलत हो जाएगा, क्या बोलेंगे, सर कुछ नहीं बोलेंगे। आई लव टॉकिंग टू चिल्ड्रन, एंड लेट मी टेल यू, व्हेन चिल्ड्रन टॉक टू मी, 99% ऑफ द टाइम्स बच्चे इतने इंटेलिजेंट सवाल पूछते हैं, जो भी आप ही में से हैं, एंड आई एम श्योर आप भी करोगे। ओके विकास, थैंक यू। Just so मैं बच्चों से सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि we have 3 sessions workshops with Brigadier Vijay, and after that what we plan to do is हम एक 30 बच्चों का एक ग्रुप बीच में से चूज करेंगे, we'll have a test, and इन 30 बच्चों को फिर ब्रिगेडियर साहब पर्सनली वो करेंगे, ट्रेन करेंगे for a period of 3 months. So similarly we plan that हम एक सेशन एक बैच अभी शुरू करेंगे, then probably in the next month we'll start a next batch, and these batches then will go on. Or Snapworks will always try that all those students who want to excel, who want to go and join armed forces, we help them achieve their goal. So वो हमारा सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा, और हम उसके लिए कुछ भी करेंगे. So that is what we wanted to say. So anybody has a question, can please say that. In fact, I would just like to add one thing more, what Brigadier Sir said now. So he spoke about success.
and the difference. So because I'm also an armored police officer, I'm a CPM of armored police officer. So I'll tell you what happened. When I went for my exam, so we were in for a physical training. So we were running, and me and one of my friends, we were running together. So the difference between success and not success or a failure is very, very small. As we were reaching our 1 mile race, we were reaching towards the end. So there was a time given that, okay, you have to complete in 6 minutes or whatever time. So, and there were CRPF boys who were lined up across the stadium and we were running. So this boy tells us कि sir time बहुत कम रह गया, आप जल्दी से भाग लो. So I ran. I became a bit faster, and my friend, he stayed cool. He said, "I पहुंच जाऊंगा." I joined CRPF. I became an officer there. I served in Prime Minister's security. I went abroad, served in United Nations, and he could not join. That is the difference. Because I took that, I made that effort at that particular point of time, I could get in. He did not do it. He could not fall in that time, and he was left out. So these small things, if you keep in mind, these help you out. So Brigadier Saab would tell you all these things. He would guide you through all these things. He has an ample experience for this. So over to you, sir. So you can close it and we can move on. Okay, guys, what example Vikas ji has given you right now. एक चीज सोचना, जब आपने those of you who studied physics, एक question होता था हमारे physics के exam में, why the burns from steam at 100 degrees centigrade are more harmful than burns from water at the same degree, same temperature. Burns from steam at burns from water at 100 degrees centigrade, that is 100 degree पे it starts converting into what you call भाप में बदलना शुरू होती है. It gets into steam. Steam का जो आता है, steam का burn is more dangerous than the water. उसका reason आप ढूंढो. Yeah, I leave this question with you. Number Yes, sir, two. because it had more energy in the So form of because it Because has in hidden heat steam, in it. it have already converted into water. There is an additional latent energy that goes. Now, similarly, at 211 degrees centigrade, that steam is there in a locomotive. Steam engines होते थे पहले. 211 degrees, it is there in the steam locomotive engine. But moment it becomes 212, the locomotive starts moving. For the same reason, that extra latent energy at the same temperature. So two of you may be the same thing, or everything same, but जिसके अंदर वो extra latent energy उसने वो दिखाई. जैसे अभी विकास ने बोला कि उसने last moment में बोला कि भैया भागो, थोड़ा time रह गया है. So that is the one who showed, who gets it, and that is all about success, nothing else. So thank you very much. Jai Hind and Jai Bharat, and all the best to all of you guys. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. So we look forward to you guys joining us next week again. Yes, sir, sure.